नमस्कार दोस्तों, मैं एन.के. ठाकुर आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टडी 946 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो बीए प्रोग्राम का जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री चाहे इतिहास, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और चैप्टर का नाम है इतिहास लेखन की प्रवृत्तियाँ और स्रोतों का सर्वेक्षण। इतिहास लेखन की प्रवृत्ति, स्रोतों का सर्वेक्षण, और टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोत। ठीक है, इसका मतलब है कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिसको पढ़ के हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें 3 चीज़ें थीं, जो एक तो साहित्यिक स्रोत था, और एक विदेशी यात्रियों का विवरण, और तीसरा पुरातात्विक साक्ष्य थे। तो विदेशी यात्रियों का देखेंगे आज हम विवरण, क्योंकि हम इससे पहले पार्ट में हमने ये पढ़ लिया था कि साहित्यिक स्रोतों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे और ये देखेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, तो विदेशी यात्रियों में कौन कौन से लोग हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनानी। ठीक है, यूनानी जो लेखक या यात्री हैं उनमें। ठीक है, तो यूनानी जो लेखक थे उनमें सबसे पहले, ठीक है, हेरोडोटस का नाम लिया जा सकता है। ठीक है, हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस को एक तो आप यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, यूनानी लेखकों में, ठीक है, चाहे उनके इतिहासकारों में, तो यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। यूनानी में सबसे पहले लिखेंगे आप हेरोडोटस। हेरोडोटस, इनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के संबंधों के बारे में उल्लेख किया था। ठीक है, इन्होंने भारत और फारस के संबंधों के बारे में उल्लेख किया था। ठीक है, तो लिखना क्या है, हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास के पिता कहे जाते हैं, और इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के संबंधों के बारे में उल्लेख किया था। ठीक है, दूसरा लिखेंगे आप टेसियस। ठीक है, टेसियस। ठीक है, और ये टेसियस ये यूनान का था, और यूनान का ये राजवैद्य या चिकित्सक था। ठीक है, और इसने भी भारत के बारे में बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन इसके है कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक बातों को भी इसने शामिल कर लिया है, इसलिए इसका जो विवरण है वो थोड़ा अविश्वसनीय प्रतीत होता है, लेकिन लिखा इसने भी है। तो इसका टेसियस जो है, इससे भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। दूसरा इसको लिखना है। तीसरा लिखना है आपको सिकंदर के समय जो भारत में आए थे। सिकंदर जब भारत में आया था तो इसके समय कई लोग आए थे। ठीक है, और वे थे, एक तो एरिस्टोबुलस था, एरिस्टोबुलस, उसके बाद नियार्कस, और एक और था एरिस्टोबुलस नियार्कस। ठीक है, एक और को था, तो चलिए 2। तो सिकंदर के समय जब सिकंदर भारत में आया था तो उसके साथ भी कई सारे विद्वान आए थे, और उन विद्वानों का जब यात्रा के दौरान जो भी इन्होंने लिखा, सबसे महत्वपूर्ण ये माना जाता है यूनानियों के जो लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण इन विद्वानों की रचनाएं चाहे यात्रा वृत्तांत है, क्योंकि इन्होंने जो भी भारत में देखा उसका विवरण उन्होंने अपने लोगों को, यूनान के लोगों को बताने के लिए किया था। तो इनकी जो रचनाएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये सिकंदर के समय। तो अगला ये लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे आप मैगस्थनीज। ठीक है, मैगस्थनीज। देखिए, मैगस्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। यूनान में किसका था ये, जो सेल्यूकस निकेटर था उसका ये राजदूत था, मैगस्थनीज। ठीक है, और इसने एक किताब लिखी थी इंडिका। ठीक है, इंडिका,
और इस इंडिका से भी उस समय भारत के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उनके सैनिक व्यवस्था के बारे में, उनके शासन व्यवस्था के बारे में इस ग्रंथ से महत्वपूर्ण हमें जानकारी मिलती है। तो ये मेगास्थनीज की इंडिका जो यूनानी था, ठीक है, मेगास्थनीज, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के आया था। तो अगला आपको इसका लिखना है। इसके अलावा यूनानी में आप टलेमी लिख सकते हैं। टलेमी ने भूगोल लिखी थी, भूगोल, और इस भूगोल के ग्रंथ में भी भारत की जो प्राकृतिक दशा, यहाँ के पेड़ पौधों के बारे में जानकारी मिलती है। तो टलेमी, और इसके बाद आप लिख सकते हैं जो है वो है प्लिनी। प्लिनी ने एक किताब लिखी थी और उस किताब के नाम है हिस्टोरिका, ठीक है, हिस्टोरिका, और नेचुरल हिस्टोरिका इसका नाम था, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल हिस्टोरिका, और इससे भी हमें भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा चीन के लेखक आए थे, चीन के यात्री चाहे लेखक, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लिख ले चीनी यात्री, ठीक है, चीनी यात्री। और चीनी यात्री में सबसे पहले लिखेंगे हम फाहियान था, सबसे पहले फाहियान, सबसे पहले फाहियान, ठीक है। अब फाहियान आया था 399 ईस्वी से, और ये रहा था 300 लगभग 414 तक, 414 ईस्वी तक। तो फाहियान ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंश के राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके समय ये आया था, और ये लगभग 14 बरस तक भारत में रहा। और 14 बरस में ये बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया, बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, और इस दौरान इसने भारत के बारे में बहुत चीज़ें लिखी। ये चंडालों के बारे में इसने लिखा है कि चंडालों की जो बस्ती होती थी वो गांव से बाहर होती थी, और गांव में प्रवेश करने के लिए उनको ढोल बजा के सूचित करना पड़ता था, ठीक है। तो इसने चंडालों के बारे में लिखा है। तो इसके यात्रा से भी हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। 399 में आया था, 414 ईस्वी तक रहा, और इसने उस दौरान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, ठीक है। और उस समय इसने चंडालों के सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में लिखा। उसने उनके बारे में लिखा है कि चंडालों की जो बस्तियाँ होती थी गांव से बाहर होती थी, और गांव में प्रवेश करने से पहले उनको ढोल बजा के सूचित करना पड़ता था। इसके बाद सुंग यून यात्री था, ये 512 में आया था, ठीक है, 512 से ये 513 तक भारत में रहा, और इस दौरान इसने बंगाल और बिहार के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में लिखा है, ठीक है। सुंग यून 512 से 513 में रहा। इस दौरान इसने भारत में बंगाल और बिहार के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उसके बाद आप लिखेंगे हेनसांग, ठीक है। हेनसांग आया था, ये 629 में आया था और 643 तक रहा। ये भी लगभग 13 साल तक भारत में रहा, और इस दौरान इसने एक ये राजा हर्षवर्धन के समय भारत में आया था, ठीक है, हर्षवर्धन के समय आया था, ठीक है। और ये हर्षवर्धन के दरबार में गया था। इस दौरान इसने 6 बरस तक नालंदा विश्वविद्यालय में रह के अध्ययन भी किया, ठीक है। तो एक तो हर्षवर्धन के समय आया था, उनके दरबार में गया, और ये 6 बरस तक नालंदा विश्वविद्यालय में रह के इसने अध्ययन किया है, ठीक है। तो इसके हमारे पास जो भी इसके जो बुक है, चाहे यात्रा वृत्तांत है, उससे भी उस समय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बारे में, इसके बाद एक और इत सिंह ये भी आया था, और ये भी आया था लगभग 674 के आसपास आया था। और इसके यात्रा वृत्तांत से भी भारत के बारे में, ये भी चीनी यात्री था इत सिंह, ये भी बौद्ध धर्म के अध्ययन करने ही आया था, बौद्ध भिक्षु के रूप में। और ये तो माना जाता है कि ये 400 बौद्ध प्रतियां चाहे किताबें यहाँ से ले के भी गया, जो समुद्र में कुछ गिर गई, कुछ बचा के ले गया।
तो इसकी यात्रा वृत्तांत चाहे इसकी ग्रंथ है, इससे भी हमें भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये चीनी यात्री में 3-4 लोगों का आपको याद रखना है। ठीक है, चीनी यात्री में 3-4 लोगों के बारे में ध्यान रखना है। और उसके बाद आप अरबी लेखक, अब इनमें आप लिख सकते हैं कि सुलेमान। ठीक है, और सुलेमान ये 9वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने राजपूत राजाओं के बारे में लिखा है, और ये बंगाल के मखमल के बारे में, ठीक है, बंगाल के मखमल के बारे में इसने बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, तो इसके यात्रा वृत्तांत से भी हमें भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अरबी लेखों में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी ने किताब लिखी तहकीक-ए हिंद। ठीक है, और इस किताब से भारत के भी ये करीब 10 वर्षों तक 1024 में आया था, लगभग 10 से 30 तक रहा था ये। तो इस दौरान इसने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा, क्योंकि यहाँ के वेदों के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में इसने काफ़ी कुछ लिखा, यहाँ के ब्राह्मणों से काफ़ी कुछ सीखा है। तो इसकी जो यात्रा वृत्तांत है, ये किताब तहकीक-ए हिंद, इससे भारत के बारे में महत्वपूर्ण समय की जानकारी मिलती है। महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, महमूद गजनबी के साथ भारत आया अल-बरूनी, और इसने किताब लिखी तहकीक-ए हिंद, इतना में आया। और इसकी यात्रा के दौरान ये जो किताब लिखी, इससे भी भारत के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये अरबी लेखक हो गया। जो अन्य लेखक में आप इसके अलावा ये लिख सकते हैं कि एक तिब्बत के लेखक है, ठीक है, तारानाथ, उनके कुछ किताब हैं, उनसे भी भारत के बारे में जानकारी मिलती है। और एक 80 ईस्वी में एक और यात्री आया था, लेकिन उस यात्री ने जो किताब लिखी है वो तो है, लेकिन उस यात्री का नाम याद नहीं है, चाहे नाम नहीं मिलता है। और वो किताब है पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी। ठीक है, ये अज्ञात यात्री है। ठीक है, उसकी बुक का नाम तो पता है, लेकिन उस बुक को लिखने वाले कौन है अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन किताब है पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी, और ये 80 ईस्वी में ये इस बंदरगाह, मतलब पश्चिमी भारत के बंदरगाह तक आया था, और इसकी यात्रा से भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, उस समय के व्यापारी के बारे में, बंदरगाह के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन इस बुक को लिखा किसने वो हमें जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये हमें लेखकों के बारे में हो गया। अब देखेंगे हम पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या शामिल है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले अभिलेख। ठीक है, अभिलेख, और अभिलेख में जो सबसे प्राचीन अभिलेख मिलता है वो मिलता है बोगज-कोई से अभिलेख। ठीक है, मध्य एशिया के बोगज-कोई से अभिलेख मिलता है। बोगज-कोई, ठीक है, ये मध्य एशिया से अभिलेख मिलता है, और ये सबसे प्राचीन अभिलेख है, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। और इस अभिलेख में हमें इंद्र, वरुण, नास्ते आदि देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और भारत के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके बाद अभिलेखों में हम अशोक के अभिलेख जो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अशोक के अभिलेखों से हमें भारत के बारे में प्राप्त होती है, क्योंकि अशोक ने पूरे भारत में अभिलेख लिखवाए थे, चाहे गढ़वाए थे, और उन अभिलेखों से भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख कि पत्थर धातुओं पे लिखे लेख को अभिलेख कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख जो मध्य एशिया से प्राप्त हुआ भारत का,
वो है बोगत कोई अभिलेख, जिसमें भारतीय देवताओं इंद्र, वरुण, नास्तेय इत्यादि का वर्णन मिलता है। ठीक है। उसके बाद भारत में अशोक के जो अभिलेख थे, उन अभिलेखों से भी भारत के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है भारत में, वो अशोक के अभिलेखों से मिलती है। इसके अलावा अभिलेखों में एक जो प्रयाग प्रशस्ति है, उससे भी प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशरण ने की थी और एक समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था। तो ये सारे अभिलेख आप लिख सकते हैं, जिससे हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद सिक्कों के बारे में कि सबसे जो प्राचीन सिक्के होते थे वो आहत सिक्के होते थे। सबसे प्राचीन सिक्के आहत सिक्के होते थे। ठीक है। आहत सिक्के, इसको पंचमार्क भी कहा जाता था, इसको पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता था। इससे भी हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे जो प्राचीन सिक्के होते थे आहत सिक्के होते थे, और आहत सिक्के तांबे के या चांदी के बनाए जाते थे। ठीक है। और इसमें बाद में जो सिक्कों में जो वृद्धि हुआ कि सबसे पहले जो सिक्कों पे नाम और फोटो के साथ जो सिक्के जारी किए गए, वो हिंद यूनानी शासकों ने सिक्कों पर नाम और चित्र बनवाए। नाम और चित्र हिंद यूनानी शासकों ने बनवाए। और सबसे पहले कुषाण वंश के राजाओं ने सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के जारी किए सबसे पहले कुषाण वंश के राजाओं ने। इसके अलावा जो पंजाब और हरियाणा के योद्धे जो कबायली लोग थे, उन्होंने भी सिक्के जारी किए थे। उससे भी हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा गुप्त वंश के शासकों ने भी भव्य सोने के सिक्के जारी किए, तो उससे भी हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें ये लिखना है सिक्कों में सबसे पहले सिक्के जो होते थे वो आहत सिक्के होते थे। आहत मतलब चोट मार के उस पर चित्र बना दिए जाते थे। ठीक है। उसको पंचमार्क भी कहा जाता है। उसके बाद लिखना है हिंद यूनानी शासकों ने, यहाँ शासक लिख लेना, हिंद यूनानी शासकों ने सबसे पहले सिक्कों पे नाम और चित्र बनवाने शुरू किए। और सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण वंश के राजाओं ने जारी किए। पंजाब और हरियाणा के जो योद्धे कबायली लोग थे, उन्होंने भी सिक्के जारी किए थे, जिससे हमें भारत के बारे में सिक्कों से भी जानकारी मिलती है। और गुप्त वंश के शासकों ने भी सोने के सिक्के जारी किए। तो पुरातात्विक स्रोत में एक अभिलेख हो गया, सिक्का हो गया। इसके अलावा स्मारक या भवन भी आप इसमें लिख सकते हैं, स्मारक या भवन। ठीक है। सिक्के हो गए। जो अगला आप लिखेंगे वो लिखेंगे स्मारक या भवन। स्मारक या भवन। देखिए, स्मारक और भवनों में जो प्राचीन मंदिर ये भी शामिल होता है। तो स्मारकों में आप लिख सकते हैं कि जो अशोक ने बिहार के गया के बराबर के पहाड़ियों में, ठीक है, बिहार के गया के बराबर के पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए गुफा बनवाए थे। आजीवक संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए गुफा बनवाए थे। तो उससे भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो उनका जो राज प्रसाद था, मतलब भवन था, उस भवन पटना के कुम्हार एक जगह है। ठीक है। पटना के कुम्हार जगह, वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद मिला। राजप्रसाद का मतलब होता है राजा का भवन। तो वो भी खुदाई में मिला है और उस भवन से भी हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। तो स्मारक में वही बिहार के गया जिले के बराबर के पहाड़ियों में अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के रहने के लिए कई सारे गुफा बनवाए थे।
पत्थरों को काट के, ठीक है। इसके अलावा पटना के कुम्हार में चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद खुदाई में मिले। राजप्रसाद का मतलब होता है राजा का भवन। तो इन भवनों से भी हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये लगभग पूरा हो गया ये आपका चैप्टर, ठीक है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, 3 कि एक तो साहित्य से और विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत से, और तीसरा पुरातात्विक स्रोतों से भारत के बारे में जानकारी मिलती है। और एक एक करके हमने इसका अध्ययन किया और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये। अगर ये वीडियो चाहे ये लेक्चर आपको समझ में आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी नियमित रूप से वीडियो बनाते रहूं एकदम चैप्टर वाइज, तो आपको इतना काम तो करना पड़ेगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ठीक है। और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।